अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ चिक। नहायत तवज्जो से समझिएगा, किताब को आगे रख लीजिएगा और हम एक एक लफ्ज़ और एक एक डायग्राम को फोकस करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह कि हम चिक को स्टडी क्यों करते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की स्टडी के लिए हम किसी और जानदार की स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक मॉडल ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करके हमें बाकी जानदारों की भी समझ आ जाती है। तो यहाँ पे चिक को हम एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म लेते हैं और इसके जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो अक्सर वर्टिब्रेट से मिलती जुलती हैं। तो इस वजह से चिक हमें बेसिक स्कीम ऑफ डेवलपमेंट जो सा है उसको समझाता है, उसको समझने का मौका देता है। चिक के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से सेल डिफ्रेंशिएट होकर ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहला स्टेप है इसका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देखें, सबसे पहले गैमेट्स बन गए। मेल गैमेट्स जो से हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, या आप इसे ओविडक्ट भी कह सकते हैं। ओविडक्ट में स्पर्म ट्रैवल करता है। ये स्पर्म रेड कलर का मैंने बनाया, और जैसे ही ओवरी, ये ओवरी है, जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होता है, ये ऑरेंज कलर का मैंने एग ड्रा किया है, जैसे ही एग रिलीज होता है स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर देता है। अब ये क्या बन जाता है, ये जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट जब वो फर्टिलाइज्ड एग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से गुजरता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, वो अपनी अपनी सिक्रीशन उसके गिर्द बना देते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें यहाँ पे एल्ब्यूमिन ऐड होगी इसके गिर्द, यहाँ पे आगे आता गया, या उसके गिर्द शेल बन गया और फाइनली एग ले कर दिया गया। अब ये एग लेंग हो गई है, और जब एग ले कर दिया जाता है तो ये स्ट्रक्चर जो से उसके गिर्द बने हुए हैं। ये यॉक बैलेंसर है जो कि यॉक को घूमने नहीं देता। फिर ये यॉक है, ये एम्ब्रियो है, ये ऊपर ब्लू कलर का मैंने बनाया, ये हिस्सा एग वाइट, ये एग शेल, ये एयर सैक और ये शेल मेम्ब्रेन्स। अब बात ये है कि जैसे ही एग ले हो जाता है डेवलपमेंट सीज हो जाती है। सीज का मतलब है रुक जाना। ये मैं बुक के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जस्ट आफ्टर लेइंग द एग द डेवलपमेंटल प्रोसेस सीज, ये डेवलपमेंट रुक जाती है। कब तक रुक जाती है? जब तक आप इस एग को इंक्यूबेशन टेम्परेचर नहीं देते। ठीक है, ये कवरिंग होगी, शेल ग्लैंड ने शेल ऐड कर दिया, एग ले कर दिया गया। अब डेवलपमेंट सीज होगी जब तक आप इसको इंक्यूबेशन टेम्परेचर क्या है? इंक्यूबेशन टेम्परेचर कहते हैं वो टेम्परेचर जिस पर इस एग के अंदर एम्ब्रियो जो सा है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ग्रोथ का अमल डेवलपमेंट का अमल शुरू हो जाता है। अब वो इंक्यूबेशन टेम्परेचर तकरीबन मदर के बॉडी टेम्परेचर जितना होता है, वो एवरेज टेम्परेचर तकरीबन 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब वो दो तरीक़ों से फराहम किया जा सकता है। एक तो आप अंडा मुर्गी के नीचे रख देते हैं, तब भी वो टेम्परेचर मिल जाता है, या दिस टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड। अब आर्टिफिशियली इंक्यूबेटर के अंदर वो मशीन होती है, इंक्यूबेटर के अंदर एग को रख देंगे तो वो टेम्परेचर फराहम कर दिया जाता है। तो जैसे ही आप इंक्यूबेशन टेम्परेचर देते हैं डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और 21 दिन बाद एग जो सा वो हैच होता है और उसके अंदर से चूज़ा बाहर आ जाता है। तो ये 21 दिन का अमल है। तो अब अगली स्टेज है जी क्लीवेज। बात यह है कि अगर आप उसको इंक्यूबेशन टेम्परेचर दे देते हैं तो इंक्यूबेशन टेम्परेचर देने के बाद उसमें सेल डिवीज़न का अमल शुरू हो जाता है। अब सेल डिवीज़न का अमल होता कहाँ पे है? याद रखें, मैं क्लीवेज को पढ़ाने से पहले बता दूँ, क्लीवेज दो तरह की होती है। एक होती है होलोब्लास्ट क्लीवेज और एक होती है मेरोब्लास्ट क्लीवेज। अब बात यह है कि जो होता है एनिमल एग, मसलन फ़र्ज़ करें जो एनिमल्स के अंदर होता है, मैमल्स के अंदर वो जो एग होता है ना, फर्टिलाइज्ड एग, उसके अंदर कोई यॉक नहीं होती, बग़ैर यॉक के होता है। तो उसके अंदर जो डिवीज़न का अमल होता है वो पूरे का पूरा सेल तकसीम होता है, 2 से 2 से 4 से 4 से 8, 8 में 16, पूरे का पूरा सेल तकसीम होता है। तो इस क्लीवेज को हम कहते हैं होलोब्लास्ट क्लीवेज। होलो का मतलब है कंप्लीट क्लीवेज, कंप्लीट सेल जो है वो तकसीम होता है। ये कौन सी क्लीवेज है? ये होलोब्लास्ट है। लेकिन बर्ड्स के केसेस में जो सेल डिवीजन का अमल होता है वो एक छोटे से हिस्से पे होता है, यानी ये पूरे का पूरा सेल तकसीम नहीं होता, पूरा एग तकसीम नहीं होता, बल्कि सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे एम्ब्रियो पड़ा है, ये छोटे से हिस्सा वहाँ पे। अब पूरा सेल तकसीम नहीं होता, यॉक तकसीम नहीं होती, एक छोटे से हिस्से में तकसीम का अमल होता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं मेरोब्लास्ट क्लीवेज। मेरो का मतलब है इनकम्प्लीट, पार्शल क्लीवेज।
तो चिक के अंदर जो सा है वो मीरोब्लास्ट क्लीवेज होती है, यानी इनकम्प्लीट क्लीवेज। पार्शल इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि पूरा यॉक, पूरा एग डिवाइड नहीं होता, बल्कि डिवीजन का अमल एक छोटे से हिस्से के ऊपर होता है। तो अब आ जाते हैं क्लीवेज। वो कह रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद द सेल अंडर एग अंडरगोज ए सीरीज ऑफ माइटोसिस कॉल्ड क्लीवेज। यानी उसके अंदर, ये बुक के अंदर डेफिनेशन है क्लीवेज की लिखी हुई कि जैसे ही आप इंक्यूबेशन टेम्परेचर दे देते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, तो अब इसमें क्या होता है, इतने से हिस्से में माइटोसिस का अमल होता है, जिसके नतीजे में सेल तकसीम होते हैं, सीरीज ऑफ माइटोसिस, तो उसको हम कहते हैं क्लीवेज। अब बात यह है कि ये जो क्लीवेज का अमल है, यानी सेल डिवीजन का अमल है, ये एक छोटे से हिस्से पे होता है। फ़र्ज़ करें ये जो मेरे पास हाथ में है, ये है यॉक, ये यॉक है, याद रखें। ये जो मैंने बनाई है ना पीले रंग की यॉक है। यॉक के ऊपर ये जो ऑरेंज कलर का मैं ज़ाहिर किया है, ये है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, यानी थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के ऊपर ये ब्लू कलर का एम्ब्रियो पड़ा है। फ़र्ज़ करें ये यॉक है, तो यॉक के ऊपर वो जो साइटोप्लाज्म का छोटा सा हिस्सा है, वहाँ सेल डिवीजन हो रही है। और इसको अगर हम ऐसे करके देखें तो सेल डिवीजन का अमल सिर्फ एक डिस्क जितने एरिया पे मुहित है, ये इतना डिस्क है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं डिस्क्वाइडल क्लीवेज। ये मैंने डिस्क्वाइडल क्लीवेज को ज़ाहिर किया हुआ है। डिस्क्वाइडल क्लीवेज की बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, इन बर्ड्स एग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज कन्फाइंड, कन्फाइंड कहते हैं महदूद है, बिल्कुल थोड़े, कन्फाइंड टू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज कन्फाइंड टू द डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म की डिस्क। अब इसे डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्यों? क्योंकि ये जो सेल डिवीजन का अमल है, ये प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के ऊपर हो रहा है, तो ये डिस्क कहाँ पे मौजूद है? प्रोटोप्लाज्म के ऊपर, एट एनिमल पोल। और वो प्रोटोप्लाज्म कहाँ पे है? एनिमल पोल। यहाँ पे एक और चीज़ सामने आई, एनिमल पोल। स्टूडेंट्स, ये हम बात कर रहे हैं बर्ड्स के एग में। बर्ड्स के एग में जिस तरफ एम्ब्रियो और प्रोटोप्लाज्म होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा कहलाता है एनिमल पोल, एनिमल पोल। और दूसरी तरफ जिस तरफ यॉक मौजूद है, वो हिस्सा कहलाता है वेजिटल पोल। ये इनकी डेफिनेशन, एनिमल पोल और वेजिटल पोल की डेफिनेशन ग्लॉसरी के पेज नंबर 1 पे भी दी हुई है, और ये मैं बुक के आखिर पे भी लिख दूंगा। और ये सिर्फ बर्ड्स के एग की बात हो रही है। तो ये एनिमल पोल जहाँ पे यॉक कम होता है और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, जबकि वेजिटल पोल जहाँ पे यॉक ज़्यादा है और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है। तो ये डेफिनेशन थी डिस्क्वाइडल क्लीवेज की। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि बुक के मुताबिक क्लीवेज फरोड स्टार्ट इन क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन। जो क्लीवेज का अमल है, यानी वो डिस्क्वाइडल क्लीवेज से अगली जो लाइन है, क्लीवेज फरोड स्टार्ट इन क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन, यानी ये क्लीवेज का अमल, ये साइटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म है, तो क्लीवेज का अमल सिर्फ उस जगह पे हो रहा है। इस वजह से हम इसे कहते हैं क्लीवेज फरोड स्टार्ट इन क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन में क्लीवेज हो रही है, यॉक में क्लीवेज नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद अगली बात वो कह रहा है कि फर्स्ट 2 क्लीवेज जोन सी है ना, पहली 2 क्लीवेज वो होती हैं वर्टिकल। मिसाल के तौर पर अब ये सेल है, तो पहली क्लीवेज इस तरह से वर्टिकल होगी, जिसके नतीजे में ये आपके पास 2 सेल बन गए, पहली क्लीवेज। और दूसरी क्लीवेज भी क्या होगी? वर्टिकल, इस तरह से। अब इसके नतीजे में कितने सेल बन जाएंगे? देखें, 4 सेल बन जाएंगे। इसको गौर से समझना, इस पॉइंट को नहायत तवज्जो से। थर्ड क्लीवेज जोन सी है वो है हॉरिजॉन्टल, इस तरह से। इसके नतीजे में कितने सेल बन जाएंगे? देखें, इसके नतीजे में आपके पास इस तरह से आप गौर करें तो ये 8 सेल बन गए। अब आपकी बुक पे ये लिखा हुआ है कि थर्ड क्लीवेज के बाद जो क्लीवेज का अमल है वो इरेगुलर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट गौर से समझिएगा कि थर्ड क्लीवेज के बाद क्लीवेज का अमल इरेगुलर नहीं होता, बल्कि चौथी क्लीवेज भी होती है, फिर क्लीवेज का अमल इरेगुलर होता है। अब ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम हमेशा से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि बुक पे लिखा हुआ है कि पहली 2 क्लीवेज जोन सी हैं वो वर्टिकल है और थर्ड जोन सी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इस डायग्राम को देख के समझ नहीं आती है। इसको मैं आपको समझाता हूँ, तवज्जो से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखें, ये मेरे पास लेट्स सपोज यॉक है और ये हमारे पास यॉक है और यॉक के ऊपर यहाँ पे एम्ब्रियो पड़ा हुआ है।
इसको अगर मैं इसको ऐसे करके देखूं, ऐसे, तो यहाँ पे जो हम इसको देख रहे हैं ना, ये जो एंगल है, ये एंगल ऐसे इस तरफ से देख रहे हैं। तो जब इस तरफ से देख रहे हैं तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रा की है ये फर्स्ट क्लीवेज है। तो ये देखें, ये फर्स्ट क्लीवेज ऐसे होगी, ऐसे यहाँ पे ये हो गई फर्स्ट क्लीवेज, जिसके नतीजे में ऐसे अगर आप इसको यहाँ से ऐसे छुरी से काट दें तो ये दो में तकसीम हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने बनाया है इसको ऐसे वर्टिकल ऐसे बनता है, लेकिन आप इसको ऐसे की बजाय इस एंगल से देख रहे हैं तो वर्टिकल ऐसे होगा इसका। ठीक है, तो पहली क्लीवेज वर्टिकल हो गई। अब मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे दूसरी क्लीवेज बनाई है। अब वर्टिकल के नतीजे में सेल 1 से 2 बन गया। अब दूसरी क्लीवेज यहाँ पे इस तरह से होगी, ये ग्रीन कलर में मैंने ड्रा कर दी। अब देखें, पहले 2 में तकसीम हुआ, ये दूसरी क्लीवेज, अब सेल कितने इससे बन गए, 1 2 3 4 सेल बन गए। अब हमने यहाँ पे देखें थर्ड क्लीवेज, ये जो मैंने ड्रा की हुई है जामनी कलर से, पर्पल कलर से, पर्पल कलर की थर्ड क्लीवेज है। अब देखें 1 2 3 4, थर्ड क्लीवेज क्या है, वर्टिकल। अब इसका वर्टिकल ऐसे करें तो ऐसे बनता है, ऐसे करें तो ऐसे बनता है। अब इसको हम ऐसे से करें तो हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते, तो हमने इसको देखें, ये थर्ड क्लीवेज यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी आप कह लें ये है हॉरिजेंटली। इसको आप इस सेल को ऐसे काटें, ऐसे ऐसे छुरी रख के, पहले क्या थी ऐसी, दूसरी ऐसे, अब तीसरी अब इस तरह से कट कर रहे हैं। तो आपको दिखाने के लिए अब ये थर्ड, ये भी थर्ड है और ये भी थर्ड है, यानी इधर वाले दोनों सेल को भी ऐसे कट कर रही है, इधर वाले दोनों सेल को भी ऐसे कट कर रही है। तो ये जो मैंने पर्पल कलर से बनाई है ये थर्ड क्लीवेज है, इधर से भी और इधर से भी। तो इसके नतीजे में आप गौर करें कितने सेल बन गए, 8 सेल बन गए। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद जो फोर्थ क्लीवेज है, चौथी क्लीवेज भी रेगुलर होती है, वो इरेगुलर नहीं होती। इस तरह से गौर करें, यहाँ पे मैं जो ड्रा कर रहा हूँ ये इस तरह से, अब ये चौथी क्लीवेज है। ठीक है, अब यही यानी आप कह लें कि इस तरह से इस तरह से, यानी आप इसको यहाँ से अंदर को कट करें, अंदर को ले जाएं, तो चौथी क्लीवेज के नतीजे में 8 सेल बाहर की तरफ बन जाएंगे, 8 सेल अंदर की तरफ बन जाएंगे। देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अंदर की तरफ बन गए और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बाहर की तरफ बन गए। तो ये कितने सेल बन गए, 16। तो 16 सेल स्टेज। और याद रहे ये जो अगला स्टेप है ना, मोरोला स्टेज 16 सेल स्टेज होती है। अब हम देखते हैं मोरोला। अब बात यह है कि क्लीवेज के नतीजे में राउंड क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ सेल बना। ये मोरोला की डेफिनेशन यही है बुक पे कि क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राउंड क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ सेल। ये गोल और आपस में जुड़े हुए सेल का गुच्छा बनता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोमेर। अब अगर इसको इस तरह से, अगर इस एंगल से देखें तो ये ऊपर ब्लास्टोमेर बना नजर आ रहा है, और अगर इस एंगल से देखें तो इस तरह ये राउंड क्लोजली पैक्ड ब्लास्टोमेर बना हुआ है। याद रहे 16 सेल स्टेज जो होती है उसे हम कहते हैं मोरोला स्टेज। अब वो कह रहा है मोरोला कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप्ड मैस ऑफ सेल, और ये जो डिस्क शेप मैस ऑफ सेल हैं ये 2 या 2 से ज़्यादा लेयर इनकी थिकनेस होती है। मसलन इस तरह अगर आप देखें तो ये सेल की 3 तहों पर मैंने बनाए हुए नज़र आ रहे हैं। याद रहे इसी ब्लास्टोमेर से बाद में ब्लास्टोडर्म ने बनना होता है, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा सेल की तहों के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि मोरोला के जो सेंट्रल सेल हैं वो स्मॉल और डिफाइंड होते हैं, यानी मोरोला के सेंट्रल सेल, यहाँ पे देखें मैंने ये जो सेंट्रल सेल हैं ये एक तो स्मॉल है और डिफाइंड से मुराद है तमाम सेल का साइज़ एक जैसा होता है। सेंट्रल सेल आर स्मॉल एंड डिफाइंड एंड पेरिफेरल सेल एट द पेरिफेरी कहते हैं किनारे। तो ये जो किनारों के सेल हैं ये थोड़े से फ्लैट और लार्ज होते हैं। इसको मैंने यहाँ पे दिखाया है कि सेंट्रल सेल जो उनसे स्मॉल और डिफाइंड है, जबकि पेरिफेरल सेल थोड़े बड़े हैं और वो फ्लैट हैं। तो ये मोरोला स्टेज। अगला पोर्शन है इसका ब्लास्टोला। अब वो कह रहा है मोरोला स्टेज इज़ शॉर्ट लिव्ड, इट इज़ चेंज इनटू ब्लास्टोला। अब मोरोला और ब्लास्टोला में क्या फ़र्क है? बात यह है कि जो ब्लास्टोला स्टेज है ना,
उसमें ये जो सेंट्रल सेल हैं, दरमियान वाले सेल हैं, ये ऊपर को उठते हैं। अगर मैं इसको इस एंगल से देखूं तो ये जो दरमियान वाले सेल हैं ये ऊपर को उठ जाएंगे, और इनके ऊपर उठने के नतीजे में यहाँ पे एक कैविटी बनती है। इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। यहाँ पे देखें ये ब्लास्टोला में क्या बनती है, कैविटी, उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ब्लास्टोला की डेफिनेशन ग्लॉसरी में पेज नंबर 2 पे भी मौजूद है। और याद रहे ब्लास्टोला में जब ब्लास्टोसील बन जाती है, ब्लास्टोला का ही दूसरा नाम ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं हॉलो सेल। तो यहाँ पे देखें कैविटी बन गई है, जिसकी वजह से ये सेल हॉलो बन गए हैं, कैविटी इनक्लोज हो गई है। तो ये दो आप ग्लासरी से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा एमडी कैट के अंदर वो यहाँ से उठा लेता है टर्म्स एमसीक्यू बनाने के लिए, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब ब्लास्टोसील बन गई ना, तो यहाँ पे बुक पे डेफिनेशन लिखी है, डिस्क्वाइडल कैप अबव द ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील के ऊपर ये जो डिस्क शेप कैप है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोडर्म। तो ब्लास्टोसील को हम सेगमेंटेशन कैविटी भी कहते हैं, या इसे सब जर्मिनल कैविटी भी कहते हैं। तो ये होगी ब्लास्टोडर्म। अब बात यह है कि ये जो ऊपर को सेल उठते हैं ना, वो सिर्फ सेंट्रल सेल उठते हैं। जो सराउंडिंग किनारों वाले सेल हैं, ये जो सारे किनारों वाले सेल हैं, ये अटैच रहते हैं यॉक के साथ। तो ये जो किनारों वाले सेल यॉक के साथ अटैच हैं, ये एक एरिया बनाते हैं जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ जंक्शन। गैस्ट्रोलेशन उस स्टेज को कहते हैं जब गैस्ट्रोला बनता है। अब ये गैस्ट्रोला क्या है? चिक की डेवलपमेंट में गैस्ट्रोला उस स्टेज को कहते हैं जब एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बन चुकी होती हैं। अब ये कैसे बनती हैं? देखिए, ये जो ब्लास्टोडर्म बन गई है ना, ब्लास्टोडर्म के सेल रीअरेंज होते हैं, इनकी तरतीब में तब्दीली आती है, और ये क्या करते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं, ये दो तहों के अंदर बढ़ जाते हैं। अब देखें, यहाँ पे देखें ब्लास्टोडर्म है ना, ये इस तरह से ब्लास्टोडर्म के सेल इकट्ठे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाते हैं। ब्लास्टोडर्म दो तहों में बढ़ जाती है, तो इसके दो तहों में बंटने के नतीजे में दो लेयर बन जाती हैं। एक ऊपर वाली लेयर बन जाती है, एक नीचे वाली लेयर बन जाती है, और इनके दरमियान में एक स्पेस बन जाती है। ऊपर वाली लेयर को हम एपीब्लास्ट कहते हैं और नीचे वाली लेयर को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गैस्ट्रोलेशन इज द कैरेक्टराइज्ड बाय मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में सेल मूव करते हैं, रीअरेंज होते हैं, और फिर क्या होती है, ब्लास्टोडर्म स्प्लिट इनटू टू लेयर। ये ब्लास्टोडर्म है, ये ब्लास्टोडर्म है। तो ये ब्लास्टोडर्म ये दो लेयर में स्प्लिट हो जाती है, ये दो लेयर में स्प्लिट हो गई। यहाँ पे देखें, हम इसको ये फ़र्ज़ करें ये एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो को हम इस तरह से इस तरफ से देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से इस तरफ से हम देख रहे हैं इसको। तो इस तरफ से देखें तो ये दो तहों में बट गई है, तो ये दो तहें एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब जो कह रहा है कि एपीब्लास्ट अपर लेयर है और ये प्रिजम्पटिव एक्टो एंड मेसोडर्म है। अब प्रिजम्पटिव का मतलब है प्रिजम्पशन, अंदाज़ा, यानी इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि एपीब्लास्ट से ही बाद में एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनती है, यानी एपीब्लास्ट के सेल से ही ऊपर वाली लेयर और मीजो दरमियान वाली लेयर बनती है। और आगे में पता है कि एक्टोडर्म से क्या बनता है, एक तो एक्टोडर्म से स्किन बनती है और उससे नर्वस सिस्टम बनता है, जबकि जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म से हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम, मिसाल के तौर पर स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम बनता है, और इसी तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। और जो नीचे वाली है हाइपोब्लास्ट, ये लोअर लेयर है, और ये प्रिजम्पटिव एंडोडर्म है, यानी ये लोअर लेयर ने बाद में क्या बनाना होता है, एंडोडर्म। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि ये जो लफ्ज़ ब्लास्ट है ना, लफ्ज़ ब्लास्ट, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ब्लास्ट लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इमेच्योर सेल के लिए, और मेच्योर सेल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है साइट। जिस तरह 16 चैप्टर में आपने पढ़ा था ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या थे, बोन फॉर्मिंग सेल, यानी इमेच्योर, जिन्होंने अभी बोन को बनाना था, और ओस्टियोसाइट कहते थे मेच्योर बोन सेल, जिन्होंने मुकम्मल बोन बना देनी थी। अब उसके बाद हम स्टूडेंट देखते हैं, बुक पे लिखा हुआ है हाइपोब्लास्ट सेल ग्रो आउटवर्ड। अब यहाँ पे मैंने ये देखें, इस डायग्राम को यहाँ पे मैंने बता दिया, ये एपीब्लास्ट है और ये नीचे हाइपोब्लास्ट है। इसको यहाँ पे देखें, ये दो तहें बन गई हैं, ये ऊपर वाली एपीब्लास्ट और नीचे वाली हाइपोब्लास्ट। यहाँ पे लिखता है कि हाइपोब्लास्ट सेल ग्रो आउटवर्ड। ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल हैं ये आउटवर्ड ग्रो करते हैं, यानी ये भी बाहर की तरफ आउटवर्ड ग्रो करेंगे, और ये भी इस तरह आउटवर्ड ग्रो करेंगे। ग्रो आउटवर्ड ओवर द सरफेस ऑफ योक, योक की सरफेस के ऊपर, यानी सरफेस के ऊपर ये पहले आउटवर्ड ग्रो करेंगे इस तरह, देन डाउनवर्ड अराउंड इट, देन डाउनवर्ड इस तरह, फिर नीचे की तरफ अराउंड इट, यानी योक की सरफेस के अराउंड, फिर डाउनवर्ड इस तरह ये मूव करेंगे। पहले क्या करेंगे,
सेल पहले आउटवर्ड मूव किया यॉक के ऊपर, फिर डाउनवर्ड। इस तरह से देखें ये यॉक के सरफेस के ऊपर डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल ने हिस्सा बनाया, इसे हम कहते हैं यॉक सैक, क्योंकि ये दरमियान में क्या है, यॉक, और यॉक को के गिर्द जो सेल की लेयर है हाइपोब्लास्ट, उसे हम कहेंगे यॉक सैक। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब जब एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बन गए ना, हाइपोब्लास्ट यॉक के बहुत करीब होती है। अब क्या होता है यहाँ पे कि ये इसके दरमियान में ना, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एपिब्लास्ट है और ये नीचे हाइपोब्लास्ट है, और इनके दरमियान में यहाँ पे फ्लूइड फील्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब फ्लूइड फील्ड होना शुरू होता है तो ये हिस्सा ऊपर को उठ जाता है, यानी एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के नीचे यहाँ पे फ्लूइड फील्ड होता है, जिसकी वजह से ये हिस्सा मज़ीद रेज हो जाता है, ऊपर को उठ जाता है। ठीक है, और जब ये ऊपर को उठ जाता है, मतलब यहाँ पे आप कह लें कि इस हिस्से में ये सारा फ्लूइड फील्ड हो जाता है, और फ्लूइड फील्ड होने के नतीजे में ये हिस्सा ऊपर को उठ जाता है। अब यहाँ पे हिस्सा बनता है एरिया पेलोसिडा। ये जो दरमियान वाला हिस्सा जिसके अंदर फ्लूइड, जिसकी नीचे यहाँ पे फ्लूइड फील्ड हुआ है, इस हिस्से को हम कहेंगे एरिया पेलोसिडा। देखें जी, सेंट्रल सेल ऑफ द ब्लास्टोडर्म, से ब्लास्टोडर्म की ये सेंट्रल सेल, दरमियान वाले सेल, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये बिल्कुल ये सेंट्रल सेल, ये दरमियान वाले सेल, ऐसे देखें तो ये दरमियान वाले सेल, इस तरह देखें तो ये इस तरह से अगर देखेंगे तो ये दरमियान वाले सेल, ये क्या करते हैं, सेंट्रल सेल ऑफ कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द यॉक। ये यॉक से है तो पहले सेपरेट, लेकिन ये मज़ीद ऊपर उठ जाते हैं। अंडर दी सेंट्रल सेल ए पूल ऑफ फ्लूइड डेवलप, फ्लूइड इसके अंदर आना शुरू हो जाता है बाहर से, रेजिंग देम ऑफ द यॉक, यानी इस ब्लास्टोडर्म को वो यॉक से ऊपर कर देते हैं। अंडर दिस सेंट्रल सेल एंड गिविंग द एरिया ऑफ ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस। तो इस एरिए को अगर हम ऊपर से देखें इस तरह से, यानी उसको ऊपर से देखें तो ये एक ट्रांसलूसेंट कहते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी ऐसा हिस्सा जिससे लाइट गुजर सकती है लेकिन पार्शियल लाइट गुजर सकती है, मुकम्मल नहीं, सेमी ट्रांसपेरेंट है ये। तो ऊपर से देखने में ये ऐसे लगता है जैसे ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, तो इस हिस्से को हम कहते हैं एरिया पेलोसिडा। जबकि इसका जो सराउंडिंग एरिया, किनारों वाला एरिया, जिसको हम कहते थे जोन ऑफ जंक्शन, ये किनारों वाला एरिया ऐसे, जिसको अगर हम ऊपर से देखें तो साइडों वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, पूरे यॉक का ये वाला हिस्सा, जहाँ से सेल, जहाँ से ऊपर ये जो एपिडर्मिस के सेल हैं, सॉरी ब्लास्टोडर्म के सेल हैं, वो यॉक के साथ अटैच हैं, उस एरिए को हम कहते हैं, जिसको हम जोन ऑफ जंक्शन कहते थे, वो यॉक के साथ सेल अटैच हैं, तो उस एरिए को हम कहते हैं एरिया ओपेका। अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास यॉक है, ये नीचे यॉक है, तो यॉक को अगर हम इस तरह से देखें तो ऊपर जो सा है वो एपिब्लास्ट बन चुकी थी, एपिब्लास्ट के नीचे हाइपोब्लास्ट बन चुकी थी। अगर आप इसको यहाँ से आप कह लें कि यहाँ से अगर मैं कट करूँ, ऐसे कट करूँ और इसको अगले हिस्से को उतार के इस तरफ से देखूँ, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ऊपर की तरफ ये एपिब्लास्ट है, ये ब्लैक कलर की, इसके नीचे जो सा है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाए हैं, ये क्या है, ये हाइपोब्लास्ट हैं। अब इसको मैं मज़ीद पढ़ाने से पहले मैं इसकी आपको डायरेक्शंस जो सी हैं वो समझा दूं। यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाई है, ये जो रेड कलर से है नीचे, ये नीचे सारा ये जो आपको नज़र आ रहा है वाटरमेलन, ये यॉक है, इसके ऊपर सबसे ऊपर ये ब्लैक कलर में एपिब्लास्ट है, और इसके नीचे ये जो ग्रीन कलर है साइडों पे, ये क्या है, ये हाइपोब्लास्ट है। अब याद रखें, ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये आगे वाला, यहाँ पे चूज़े का, चिक का हेड बनता है, तो हेड वाले पोर्शन को हम कहते हैं इंटीरियर पोर्शन, यानी जहाँ पे अगला, ये जो अगला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहेंगे इंटीरियर एंड, या इसे हम कहेंगे सिफेलिक एंड। सिफेलिक कहते हैं हेड रीजन, यानी इसके अगले हिस्से पे हेड बनता है। तो ये डायरेक्शन गौर से समझिएगा, क्योंकि इसको हमने बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं। अब ये हो गया सिफेलिक एंड, इसी को इंटीरियर एंड कहेंगे, यानी ये यहाँ पे हेड बनेगा। जबकि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम कहेंगे पोस्टेरियर एंड, पीछे वाला किनारा, यहाँ पे इसकी एनएस बनती है, यानी यहाँ पे माउथ बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगी, एनएस। तो ये क्या हुआ, पोस्टेरियर एंड, पीछे वाला हिस्सा। फिर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये जो हम ऐसे अगर ऐसे देखें ऐसे, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा डॉर्सल पोर्शन, डॉर्सल रीजन। और इसके जो नीचे वाला, ये ऊपर से डॉर्सल
और नीचे वाला जो हिस्सा है वो हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वेंट्रल रीजन, और जो साइडों वाला किनारा है उनको हम कहेंगे लेटरल रीजन। इसको मज़ीद मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये आपके पास हिस्सा है, तो इसकी अगर आपने डायरेक्शन देखनी हो तो ये ऊपर वाला इंटीरियर हिस्सा या डोर्सल हिस्सा, ये नीचे वाला पोस्टीरियर एंड या कॉर्डल एंड, इसको हम कॉर्डल एंड भी कहते हैं, या आप कह लो टेल एंड नीचे वाला। और ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये क्या है कि डोर्सल, नीचे वाली वेंट्रल, और ये जो साइडों वाला हिस्सा ये क्या होगा, लेटरल। तो अब इन डायरेक्शंस को आपने अच्छी तरह जहन में रखना है। तो अब हम इसको ये पीछे ये जो कॉर्डल एंड है, टेल वाला हिस्सा, इसको अगर आप यहाँ से ऐसे यहाँ से कट करें, ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे उतार दें, और फिर हम इसको यहाँ से इस तरफ से देख रहे हैं, इस तरफ से, तो आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं अगली स्टेज में क्या होता है। अगली स्टेज जो नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन है। अब होता क्या है कि ये एम्फीबियंस के अंदर सेल की इनवेजिनेशन होती है, यानी यहाँ से सेल इनवेजिनेट करते हैं, अंदर को दबते हैं, बाकायदा सेल अंदर को दबते हैं। लेकिन चिक के केस में क्या होता है, माइग्रेशन। देखें, इनवेजिनेशन और माइग्रेशन में फ़र्क समझें। इनवेजिनेशन से मुराद है सेल का बजाते खुद इनवेजिनेट करना, अंदर को दबना, जबकि माइग्रेशन से मुराद है यहाँ से सेल का अपनी जगह छोड़ के यहाँ पे अलहदा दरमियान में आ जाना। जो एपीब्लास्ट के सेल है ना, ये इस तरफ से भी और इस तरफ से भी ये सेंटर में जमा होना शुरू हो जाते हैं, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, और ये सेंटर में क्या करते हैं, इधर से भी आते हैं और इधर से भी, और ये अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर ये जो स्पेस है ना, इसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं। अब जब ये अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं तो जिसके नतीजे में ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये ऐसे अंदर की तरफ दब जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सेल जो से हैं इधर से भी अंदर को जा रहे हैं, इधर से भी अंदर को जा रहे हैं, इधर से भी अंदर को जा रहे हैं। अब अंदर के जाने के नतीजे में यहाँ पे देखें, मैंने यही हिस्सा यहाँ पे दिखाया है, सेल दोनों तरफ से अंदर आ रहे हैं। यहाँ से भी देखें सेल अंदर आ रहे हैं, यहाँ से भी अंदर आ रहे हैं, जिसके नतीजे में वो जो सेल अंदर आ रहे हैं दरमियान वाली स्पेस में, वो ये सेल हैं रेड कलर के, और यही सेल हैं माइग्रेटिंग सेल, जिन्होंने बाद में मेसोडर्म बनानी है। और ये कहाँ से आ रहे हैं, एपीब्लास्ट के सेल से आ रहे हैं। तो जब ये सेल अंदर को आते हैं ना, तो जिसके नतीजे में यहाँ दरमियान में एक स्ट्रीक, एक लाइन बनना शुरू हो जाती है। ये देखिए, ये लाइन बनना शुरू हो गई, और जैसे जैसे सेल अंदर को आते जाते हैं ये लाइन आगे जाती जाती है। तो ये तो था, हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे ऊपर से देखें, ऊपर से, तो ये एक तरफ से इस तरह से ये सेल ऐसे अंदर को आएंगे, इधर से भी, इधर को भी, तो यहाँ पे ये स्ट्रीक बनना शुरू होगी, ये लाइन प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू होगी। ये लाइन आस्ता आस्ता ऐसे ऐसे अंदर को जाती जाएगी, ऐसे अंदर को जाती जाएगी। तो इस हिस्से को हम कहेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। अगर ऐसे देखें तो ये ऐसे बन रही है, और अगर आप इस तरफ से देखें तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है। तो अगर देखें जी, अब इसको हम देखते हैं इन द चिक में मेसोडर्मल सेल माइग्रेट मिडली एंड कॉर्डली। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि एपिडर्मल सेल माइग्रेट करते हैं, यानी एपीब्लास्ट के सेल माइग्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ मेसोडर्मल। दरअसल बात यह है कि वो जो एपीब्लास्ट के सेल माइग्रेट करके अंदर आते हैं ना, ये देखिए जो अंदर आए हैं, ये सेल मेसोडर्म बनाते हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट ये जो माइग्रेट करके यहाँ पे आ गए उनका जिक्र किया है, यानी ये मेसोडर्म सेल जो गए, मेसोडर्म सेल माइग्रेट मिडली एंड कॉर्डली। अब यहाँ पे लफ्ज़ देखें, वो मिडली दरमियान से और कॉर्डली आखिरी, यानी पोस्टीरियर एंड, यानी मेसोडर्मल सेल दरमियान से, दरमियान वाले हिस्से से भी अंदर को आते हैं, और कॉर्डली, कॉर्डल कहते हैं ये नीचे वाला किनारा, ये कॉर्डल एंड, यानी इस तरफ से भी और दरमियान से भी, और ये कॉर्डल एंड से भी वो अंदर को आते हैं। तो इस लाइन का ये मतलब है फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से, दरमियान से भी दोनों तरफ से, और कॉर्डल यानी ये जो टेल रीजन है वहाँ से भी दोनों तरफ से ये अंदर को आते हैं, और अंदर आके क्या करते हैं, क्रिएट मिड लाइन थिकनिंग। ये दरमियान में देखें, ये मिड लाइन थिकनिंग बन गई है। ऊपर साइड से देखें तो इस तरफ, और ऊपर से देखें तो ये मिड लाइन थिकनिंग बन रही है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक। इस थिकनिंग को क्या कहेंगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब होता क्या है, ये सेल लगातार अंदर आते ही जाते हैं, लगातार अंदर आते ही जाते हैं, अंदर आते ही जा रहे हैं। तो जिसके नतीजे में ये प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होती है, लंबी होना शुरू हो जाती है। देखिए, प्रिमिटिव स्ट्रीक लंबी होना शुरू हो जाती है। अब जब प्रिमिटिव स्ट्रीक लंबी होती है तो क्या होता है, ब्लास्टोडर्म चेंज सर्कुलर टू पियर। अब देखें, इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के लंबा होने की वजह से ब्लास्टोडर्म पहले सर्कुलर शेप था,
अब उसकी शेप ये पियर की तरह की हो जाएगी, नाशपाती की तरह, जिसका एक किनारा पतला और दूसरा मोटा। देखें इस तरफ से ये क्या बनी थी, प्रिमिटिव स्ट्रीक। जैसे जैसे प्रिमिटिव स्ट्रीक लंबी हुई तो इसकी शक्ल बदल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे प्रिमिटिव स्ट्रीक लंबी होगी तो ये जो ऊपर ब्लास्टोडर्म है उसकी शक्ल इस तरह से चेंज हो जाएगी। पहले सर्कुलर थी, अब वो ऐसे पियर शेप हो जाएगी नाशपाती की तरह की। तो अब स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि अब देखें ये वही प्रिमिटिव स्ट्रीक, अब प्रिमिटिव स्ट्रीक में सेल ऐसे अंदर आते जाएंगे दोनों तरफ से, और इसके आखिर पे ना एक सेल का एग्रीगेशन, एक सेल का गुच्छा बनेगा। और वो गुच्छा भी कैसे, सेल के अंदर जाने की वजह से बनेगा, यानी यहाँ से भी सेल इस तरह अंदर को जाएंगे। ये फ़र्ज़ करें गोल चीज़ है ना, तो चारों तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, हर तरफ से सेल अंदर को जा रहे हैं। तो इधर से भी सेल अंदर को जा रहे हैं, तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक, और प्रिमिटिव स्ट्रीक के आखिर पे एक सेल का एग्रीगेशन, एग्रीगेटेड सेल जो से वो अंदर को जाएंगे, और उस हिस्से को हम कहेंगे प्रिमिटिव नोड या नोटोकॉडल सेल। यानी इसको आप प्रिमिटिव नोड कहते हैं या नोटोकॉडल सेल कहते हैं। इसे नोटोकॉडल सेल इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहीं से सेल जो माइग्रेट होकर अंदर जाते हैं वो बाद में नोटोकॉड बनाते हैं। देखिए रीडिंग करते हैं हम। द इंटीरियर एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक इज ऑक्यूपाइड बाय एग्रीगेशन, यानी प्रिमिटिव स्ट्रीक का इंटीरियर एंड, देखें जी इंटीरियर एंड कौन सा बनता है, इंटीरियर कहते हैं शुरू वाला, आगे वाला किनारा, ये मैंने बताया इंटीरियर एंड। तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है तो इंटीरियर कौन सा हुआ, आगे वाला। तो इसका इंटीरियर एंड क्या बनाएगा, एक एग्रीगेशन, और उस एग्रीगेशन को हम कहेंगे प्रिमिटिव नोड और नोटोकॉडल सेल। तो ये एग्रीगेशन से प्रिमिटिव नोड बना या नोटोकॉडल सेल बना। अब अगली लाइन को गौर से समझिएगा। वाइल द रेस्ट आर मीजोडर्मल सेल, और जो बाकी के हैं वो मीजोडर्म। अब इसका क्या मतलब है, देखें जो एपीब्लास्ट के सेल अंदर को माइग्रेट कर रहे हैं ना, तो उससे दो चीज़ें बन रही हैं। अंदर को माइग्रेट करके जो इंटीरियर एंड से माइग्रेट करके सेल का एग्रीगेशन बना रहे हैं वो तो क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव नोड। और बाकी के जो सेल अंदर माइग्रेट किए हैं, वाइल द रेस्ट, बाकी के सेल क्या बनाएंगे, मीजोडर्म बनाएंगे। तो इस लाइन का ये मतलब है कि आगे वाले जो माइग्रेट किए हैं, अंदर गए हैं, वो प्रिमिटिव नोड बन गई, वाइल द रेस्ट ऑफ सेल, बाकी के जो सेल माइग्रेट करके अंदर गए हैं, ये देखें यहाँ पे माइग्रेट करके ये सेल दरमियान में आ गए, ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला, ये दरमियान वाला हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ। ये ऊपर ये जो ब्लैक कलर में है, ये इसको देखें, ये जो ऊपर ब्लैक कलर में है वो क्या होगी, एक्टोडर्म, और उसके नीचे यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होगा ये दरमियान में मीजोडर्म होगा, और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होगा जो कि ग्रीन कलर में उन्होंने शो किया, मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, वो हिस्सा क्या होगा, वो एंडोडर्म बनाएगा, नीचे वाला हिस्सा। तो ये इस लाइन का मतलब जी। उसके बाद वो कह रहा है, ये लफ्ज़ अब गौर से सुने, द प्रिमिटिव स्ट्रीक रिप्रेजेंट्स द डोर्सल एंड बोथ लेटरल लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। अब ये ब्लास्टोपोर क्या चीज़ है, इसको गौर से समझिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में ना ये क्लासिफिकेशन है सेल डिवीजन के हवाले से, एक है प्रोटेरोस्टोम और एक है ड्यूटेरोस्टोम। तो ये उसके हम डिटेल में नहीं जाते। कुछ फाइलम हैं जो जिसके अंदर क्लीवेज प्रोटेरोस्टोम की तरह की होती है, उसके अंदर आ जाते हैं फाइलम एनिलिडा, इसी तरह फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम मोलस्का। जबकि ड्यूटेरोस्टोम वाली जो सेल डिवीजन होती है जिसमें, उसके अंदर आता है फाइलम कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। तो कॉर्डेटा उनको कहते हैं जिसमें नोटोकॉड बनती है, और जो हम चिक पढ़ रहे हैं, चिक वाला फाइलम भी इस कॉर्डेटा के अंदर शामिल है जिसमें ड्यूटेरोस्टोम की तरह की क्लीवेज होती है। अब देखें जिसमें ड्यूटेरोस्टोम क्लीवेज होती है ना, उसमें ये जो ओपनिंग होती है ना, ओपनिंग जहाँ से सेल इन्वेजिनेट करते हैं, अंदर को जाते हैं, सेल इन्वेजिनेट करके जहाँ से अंदर जाते हैं, जो ओपनिंग बनती है ड्यूटेरोस्टोम में, उस ओपनिंग से, ये इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर, उस ओपनिंग से क्या बनती है, एनस, यानी आखिरी हिस्सा बनता है। फ़र्ज़ करें अगर ये चिक है तो चिक में यहाँ से सेल इन्वेजिनेट अंदर को जा रहे हैं, तो ये आखिरी हिस्सा है, यहाँ से क्या बनना, नीचे वाला हिस्से से क्या बनना, एनस, और आगे वाले हिस्से में क्या बनना, हेड। इसको अगर मैं इसको हमने ऐसे दिखाया जी, बिल्कुल। तो ये जो ये वाला हिस्सा, यहाँ से सेल जो अंदर को जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या बना, एनस,
और आगे को माउथ, बिल्कुल इसी तरह देखें यहाँ इधर वाले हिस्से में एनस और आगे को माउथ। जबकि दूसरा जो प्रोटेरोस्टोम है ना, उसमें ब्लास्टोपोर जो सा है वो क्या बनाता है, माउथ। ये अर्थवर्म है और ये बोनीफिश है। प्रोटेरोस्टोम में ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है और बाकी पिछला हिस्सा एनस बनाता है। लेकिन ड्यूटेरोस्टोम में ब्लास्टोपोर लिप, ये वो एरिया है जिससे एनस बनती है। तो हम चिक को पढ़ रहे हैं, चिक फाइलम कॉर्डेटा में शामिल है, और इसके अंदर ये जो ब्लास्टोपोर है इससे क्या बननी है, एनस, एनस वाला एनल रीजन बनना है, आखिरी हिस्सा बनना है। तो ये है ब्लास्टोपोर। तो इसकी डेफिनेशन जो सी है ग्लॉसरी के पेज नंबर 2 पे भी लिखी हुई है, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखें बता रहा है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक रिप्रेजेंट्स, ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये ज़ाहिर कर रही है द डॉर्सल एंड डॉर्सल। डॉर्सल किसे कहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा। यानी फ़र्ज़ करें इधर से ये ब्लास्टोपोर है, तो ब्लास्टोपोर ये सुराख जिसने एनस बनानी है, तो प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है, उसके ऊपर है, ऊपर, और एंड बोथ लेटरल लिप्स, लेटरल किसे कहते हैं, साइड, ठीक है। तो ये ब्लास्टोपोर के ऊपर और ये साइडों वाला हिस्सा, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस लाइन का ये मतलब बनता है। अब देखें, एपीब्लास्ट से सेल जो माइग्रेट होके अंदर जा रहे थे, वहाँ पे एक लाइन बनी थी जिसे हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते थे, जिसके आखिरी हिस्से पे प्रिमिटिव नोड या नोटोकॉर्डल सेल बन रहे थे। और अब यहाँ पे देखें, जो एक्टोडर्म है, वो जो एपीब्लास्ट थी, एपीब्लास्ट, उसने अब क्या बनाना है, एक्टोडर्म, और एपीब्लास्ट से जो सेल माइग्रेट होकर दरमियान में गए, उसने क्या बनानी, मीजोडर्म, या आखिर तक अंदर तक की मीजोडर्म चलेगी। यानी ऊपर एक्टोडर्म, दरमियान में मीजोडर्म, और नीचे क्या होगी, एंडोडर्म। अब देखिए इसके बाद वो कहता है कि ये जो माइग्रेशन है ना एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान सेल की, ये माइग्रेशन कंटिन्यू रहती है, होती रहती है, लगातार माइग्रेशन होती रहती है। देखें ये माइग्रेशन हो रही है, माइग्रेशन होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, जिसके नतीजे में पहले यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक थी, एक पतली सी लाइन थी, अब वो एक गहरी लाइन बन जाती है, जिसे अब हम कहते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। इसे अब हम कहेंगे प्रिमिटिव ग्रूव। ग्रूव कहते हैं गहरा हिस्सा, यानी आप कह लें फरो, अंदर को दबा हुआ हिस्सा। जिस तरह आप खेतों में देखते हैं ना, जहाँ पे सब्जियां लगाते हैं, इस तरह रिजिज और फरो होती हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम रिज कहते हैं, और ये अंदर वाला जो हिस्सा इसे हम कहते हैं फरो। तो इस तरह अंदर को दबा हुआ हिस्सा बनता है, तो जिसे हम कहते हैं ग्रूव। तो ये प्रिमिटिव ग्रूव। और फिर जो प्रिमिटिव ग्रूव के मार्जिन होते हैं ना, जो किनारे जहाँ से सेल अंदर को माइग्रेट कर रहे थे, ये ऐसे ऊपर को उठ रहे होते हैं। यानी यहाँ पे इस तरह से रिज बनी होती है, जिस तरह यहाँ पे ऐसे रिज बनी हुई ना ऊपर को, ये रिज ऊपर को उठा हुआ हिस्सा, तो ये इस तरह ऊपर को उठा हुआ हिस्सा बन जाता है, रिज बन जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव रिजिज। इन्हें हम कहते हैं प्रिमिटिव रिजिज। ये हिस्सा आ जाएगा प्रिमिटिव रिजिज। और इसके आखिरी किनारे पे सिफेलिक एंड, सिफेलिक कहते हैं सर वाला हिस्सा, जो अगला हिस्सा वो सर वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे जो सेल्स थे, जो पहले क्या बना रहे थे, प्रिमिटिव नोड बना रहे थे या नोटोकॉर्डल सेल, वही सेल यहाँ पे अब बनाएंगे हैंसन्स नोड। इसे हम कहेंगे हैंसन्स नोड। ये उस साइंटिस्ट के नेम पे है जिसने इसको ऑब्जर्व किया था। अब हैंसन्स नोड पे सेल किस तरह से बनते हैं, यहाँ से सेल जो से हैं वो अंदर को माइग्रेट करते हैं, वो इस तरह से, यानी इस तरह से अंदर को, इस तरह से अंदर को, हर तरफ से सेल अंदर को माइग्रेट करते हैं। यानी अब क्या लें, अंदर को, अंदर की तरफ, ये ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे इसके क्या है, मीजोडर्म। यानी सेल ऊपर से यहाँ से ऐसे अंदर को माइग्रेट करते हैं नीचे की तरफ, और वो हैंसन्स नोड से जो सेल अंदर को माइग्रेट करते हैं वो बनाते हैं नोटोकॉर्ड। अब ये किस तरह से बनता है इसको गौर से समझिएगा। ये सेल, फ़र्ज करें यहाँ पे मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ दोबारा। ये जो थे, ये ऊपर वाला जो सेल थे ये बना रहे थे एक्टोडर्म, ये नीचे इनके एंडोडर्म, और ये दरमियान में जो थी ये इसके बन रही है मीजोडर्म। और अब अगर हम देखें इसको, मैं इस तरह से दिखाता हूँ कि ये शुरू वाला, ये वाला हिस्सा जो सा, ये प्रिमिटिव ग्रूव, प्रिमिटिव ग्रूव के यहाँ पे क्या बन गया, हैंसन्स नोड। अब हैंसन्स नोड से सेल अंदर को माइग्रेट कर रहे हैं,
बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे अंदर को माइग्रेट कर रहे थे ना, बिल्कुल यहाँ पे भी अंदर को माइग्रेट करके तो वो इस तरह से नीचे को, अब ये अंदर को सेल माइग्रेट करके फिर आगे को जाएंगे, और ये जब आगे को जाएंगे तो ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। यानी अगर आप इसको इस हिस्से को अगर मैं इस तरफ से ऐसे साइड से देख रहा हूँ तो ये इधर ये प्रिमिटिव, ये क्या है, प्रिमिटिव ग्रूव। ये वाला हिस्सा जौन सा है ये हैंसन नोड, और हैंसन नोड से सेल अंदर को जाके आगे को जा रहे हैं जो क्या बना रहे हैं, नोटोकॉर्ड। यानी यहाँ पे अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूँ, ऊपर से देखेंगे तो ये प्रिमिटिव ग्रूव, ये हैंसन नोड, और फिर यहाँ से हैंसन नोड से आगे की तरफ जो सेल जा रहे हैं जो कि नीचे की तरफ हैं वो क्या बनाएंगे, नोटोकॉर्ड। इनको अगर ये मैं आपको बताऊं कि ये जो नोटोकॉर्ड बन रही है ये ऊपर क्या है, ऊपर एक्टोडर्म के सेल हैं, एक्टोडर्म के नीचे मीजोडर्म में नोटोकॉर्ड बनेगी। देखें जिस तरह मैंने यहाँ अंदर को किया, अंदर को सेल, और ये सेल आप कहें कि अंदर को किस तरह से जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह आप देखें ना इस तरह का एक स्ट्रक्चर, ये एक अब कह लें बर्तनमा कैफनुमा चीज़ होती है जिसमें आप यहाँ से नीचे बोतल वगैरह के अंदर अपने पेट्रोल वगैरह डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, देखें पानी लिक्विड अंदर को जाता है, बिल्कुल इसी तरह अंदर को यहाँ से सेल जाके नीचे को आगे जाते हैं, नोटोकॉर्ड बनाते हैं, और ये नोटोकॉर्ड होगी। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी रीडिंग करवाता हूँ। देखें, द कॉन्टिन्यूस माइग्रेशन ऑफ सेल टेक प्लेस बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, यानी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सेल माइग्रेशन होती रहती है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव, जिसके नतीजे में देखें ये ग्रूव बनता है अलॉन्ग द होल लेंथ ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। और ये ग्रूव कहाँ पे बनता है, जहाँ पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक थी वहीं पे ये ग्रूव, यानी वहीं पे सेल ज़्यादा माइग्रेट हो गए, गहरा हिस्सा बनाते हैं, वो प्रिमिटिव ग्रूव कहलाएगा। मार्क्ड ऑन आइदर साइड, मार्क यानी उन ग्रूव के आइदर, दोनों तरफ, आइदर साइड क्या होता है, थिकन मार्जिन, थिकन यानी मोटे, थिक गहरे, ये गहरे मार्जिन ऊपर उठे हुए से मार्जिन बन जाते हैं किनारे, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव रिजेस। यानी ये जो मार्जिन हैं ये वाले, इनको हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव रिज। ये देखें ये ऐसे ऊपर को रिज बन गई ऊपर को। फिर एट द सिफेलिक एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक, सिफेलिक कहते हैं सर वाला, हेड वाला हिस्सा, यानी ये आगे हेड वाला, सिफेलिक एंड पे देखें आगे हेड वाला हिस्से पे क्या होगा, क्लोजली पैक्ड सेल फॉर्म ए लोकल थिकनिंग नाउन एज हैंसन्स नोड। ये जो क्लोजली पैक्ड सेल ये क्या बना रहे हैं, हैंसन्स नोड, ये हैंसन्स नोड, ये हैंसन्स नोड। हैंसन्स नोड स्पेशल इन्वेजिनेशन है। क्यों स्पेशल इन्वेजिनेशन है, क्योंकि इसने बाद में क्या बनाना होता है, नोटोकॉर्ड। वो कह रहा है आफ्टर प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्म, जैसे प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाती है, एंड एंडोडर्म वाज वेल एस्टेब्लिश्ड, और एंडोडर्म भी एस्टेब्लिश। याद रहे कि ये जो नीचे वाली एंडोडर्म है ना, ये यॉक गिर सराउंड कर चुकी है, इसने यॉक सैक बना दिया है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। द सेल बिगन टू पुश इन, यानी अब सेल क्या होता है, द सेल बिगन टू पुश इन, हैंसन नोड से सेल अंदर को पुश होना शुरू हो जाते हैं, हैंसन नोड से सेल बिगन टू पुश इन, अंदर को जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, फ्रॉम द रीजन ऑफ हैंसन नोड से टू फॉर्म रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, और वो पुश इन होके सेल बिगन टू पुश इन, और वो रॉड लाइक नोटोकॉर्ड बनाते हैं आगे की तरफ, ये रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। इन द मिड लाइन बीनीथ द एक्टोडर्म, मिड लाइन यानी दरमियान में, ये दरमियान में, एक्टोडर्म के नीचे, ऊपर एक्टोडर्म है और नीचे नोटोकॉर्ड कहाँ बन रही है, मीजोडर्म के अंदर। इन चिक एम्ब्रियो अबाउट 18 आवर्स, नोटोकॉर्ड इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर। नोटोकॉर्ड अहम स्ट्रक्चर है, और ये नोटोकॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, नोटोकॉर्ड एक तो ये इस चिक एम्ब्रियो को सपोर्ट फराहम करती है, फिर ये दूसरा मस्कुलर अटैचमेंट के लिए जगह फराहम करती है, और फिर ये डायरेक्शनल सिग्नल यानी मुख्तलिफ ऑर्गन्स को तरतीब से जुड़ने के लिए डायरेक्शन देती है। और अगर हम इस स्टेज पे अगर इसको यहाँ से काट के, ऐसे काट के, ये हिस्सा नीचे वाला काट के देखें, अगर मैं नीचे वाला हिस्सा यहाँ से फ़र्ज़ करो ये सारा यहाँ से काट देता हूँ, और यहाँ से हम इस डायरेक्शन से देखते हैं, तो इस वक्त हमें जो नज़र आएगा ना, यहाँ से ये ऊपर जो सा है वो एक्टोडर्म नज़र आएगी, नीचे जो सा है वो एंडोडर्म नज़र आएगी, और दरमियान में ये सारे जो से ना ये मीजोडर्मल सेल्स हैं, ठीक है। और मीजोडर्मल सेल के यहाँ पे आपको ये नोटोकॉर्ड नज़र आएगी, ऐसे नोटोकॉर्ड यानी ये इस तरह से ऐसे अंदर को है।
ये स्ट्रक्चर आपके पास बन चुका है कि ऊपर जो सी है वो एक्टोडर्म बन चुकी है, एक्टोडर्म और वो एपिब्लास्ट के सेल ही माइग्रेट होके दरमियान में आए थे उन्होंने, यानी अगर फर्ज करें आपके पास ये गैस्ट्रोला है, आप इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से इतने हिस्से से यहाँ से कट करते हैं और यहाँ से कट करके फिर ऐसे इस तरफ से देखते हैं, इस तरफ से, तो आपके पास एक्टोडर्म बन चुकी है, नीचे एंडोडर्म बन चुकी है जो कि योक के सराउंड है, और दरमियान में ये मीजोडर्म है, ये रेड कलर की मीजोडर्म है, और दरमियान में मीजोडर्म से ये नोटोकॉर्ड बन चुकी है, ये नोटोकॉर्ड बन चुकी है। अब हम देखते हैं अगला हमारा लेक्चर के जो हिस्सा रह गया था हमने उसको स्टडी करते हैं। इन द एम्ब्रियो 18 to 20 आवर्स, 18 से 20 घंटे में एक्टोडर्म हैज स्प्रेड एंड बिकम ऑर्गेनाइज्ड। अब देखें 18 से 20 घंटे बाद ना ये जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म ये स्प्रेड करती, ये फैलती है। ये कैसे फैलती है? ये यहाँ से फैलती है, और जिस तरह एंडोडर्म योग के गिर्द सराउंड की थी, ये भी यहाँ से इस तरह से ये योग के गिर्द क्या करती है? सराउंड करती है। ये भी कौन? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म भी सराउंड करती है, और याद रहे जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म हम रेड कलर से शो करते हैं, मीजोडर्म भी योग के गिर्द इस तरह से सराउंड करती है। तो इस सराउंडिंग के नतीजे में जो एंडोडर्म थी वो तो पहले योग के गिर्द सराउंड कर गई, फिर मीजोडर्म भी सराउंड कर जाती है और एक्टोडर्म भी सराउंड कर जाती है। अब देखें जी, एक्टोडर्म हैज स्प्रेड एंड बिकम ऑर्गेनाइज्ड। एक्टोडर्म स्प्रेड करती है, यहाँ से देखें ऐसे फैलती है, एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू कोहेरेंट लेयर ऑफ सेल। कोहेरेंट कहते हैं जुड़ी हुई, तरतीब से। मर्जिंग पेरिफेरली, मर्ज कहते हैं मिलना, पेरिफेरली किनारों से, यानी एक्टोडर्म ऐसे पेरिफेरली इन किनारों से मर्ज करती है विद द यॉक से, यानी ये जो नीचे यॉक है एक्टोडर्म ऐसे सेपरेट करती है और यॉक से पेरिफेरली किनारों से ऐसे मिलती है। एंड द मार्जिनल एरिया, मार्जिनल एरिया कहते हैं किनारों वाला, आखिरी ये जो किनारों वाला एरिया है, मार्जिनल एरिया with the yolk, marginal area where the expanding germ layers merge with the underlying yolk is known as germ wall। अब देखें वो कह रहा है मार्जिनल एरिया, जहाँ से ये जो एक्सपेंडिंग जर्म लेयर्स कहते हैं जिल्द की सतहों को, जिल्द के हिस्से, जैसे कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, इनको हम कहते हैं जर्म लेयर्स। ये जो एक्सपेंडिंग जर्म लेयर जो नीचे से यॉक के साथ मिलते हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं जर्म वॉल्स। जहाँ पे आप देखें ये जोन सी है ये एक्टोडर्म है, ये जोन सी है ये मीजोडर्म है, और ये अंदर एंडोडर्म है, यानी ये एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म और ये एंडोडर्म। तो जब ये तीनों स्ट्रक्चर बन चुके, मीजोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, इन तीनों को हम कहते हैं जर्म वॉल। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि मैंने न्यूरोलेशन इसी वजह से पढ़ाया था कि जैसे ये जर्म वॉल बनना शुरू होती हैं और साथ ही साथ इसके ये जो ऊपर वाला न्यूरोलेशन, नोटोकॉर्ड बनने का अमल भी शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखें ये न्यूरल एक्टोडर्म जोन सी है वो ऐसे अंदर को दबना शुरू हो गई है, उसने न्यूरल फोल्ड्स बनाना शुरू कर दी हैं। ठीक है, अब उसके बाद वो कहता है जर्म वॉल बन गई, ये तीनों देखें जर्म वॉल बन गई, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बन गई। फिर वो कहता है जी एंड द कैविटी बिटवीन यॉक एंड एंडोडर्म which has been called gastrocele is not termed as primitive gut। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के नीचे जो कैविटी थी वही ब्लास्टोसील थी। अब जब ब्लास्टोला बनता है तो उस कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं, और जैसे ही गैस्ट्रोलेशन का अमल शुरू होता है, मसलन जैसे ही ये गैस्ट्रोलेशन का अमल शुरू हुआ था तो उस कैविटी को हम ब्लास्टोसील की बजाय फिर हम कहते थे गैस्ट्रोसील। और जब गैस्ट्रोलेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है तो वही गैस्ट्रोसील बाद में कहलाती है प्रिमिटिव गट। इसे हम क्या कहेंगे अब? प्रिमिटिव गट, क्योंकि इसने ही डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना होता है इसी कैविटी ने। ठीक है, यानी अब अगर आप देखें ना तो ये जो आप देख रहे हैं, अगर ये इस तरह से गैस्ट्रोला पड़ा हुआ है ना, तो आप इसको यहाँ से काट के इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन आपको ये इस तरह से पूरा चिक है, तो आप उसका इधर से एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा
कि जब ब्लास्टोला बनता है तो वो कैविटी ब्लास्टोसील कहलाती है, गैस्ट्रोलेशन का अमल शुरू होता है तो गैस्ट्रोसील, और जब गैस्ट्रोलेशन का अमल मुकम्मल हो गया, जर्म लेयर्स बन गई, तो उसी गैस्ट्रोसील को हम कहते हैं प्रिमिटिव गट। ठीक है, अब देखें जी आगे वो कह रहा है कि फ्रॉम हैंसन्स नोड, हैंसन्स नोड से, हैंसन्स नोड कहाँ है, ये हैंसन्स नोड, ये हैंसन्स नोड, हैंसन्स नोड से फ्रॉम हैंसन्स नोड डॉर्सल मेसोडर्म इज फॉर्म्ड, डॉर्सल मेसोडर्म बनती है एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सोमाइट्स, और वो सोमाइट बनाती है। देखें अब मेसोडर्म कैसे बनती है, मेसोडर्म बनती है ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल अंदर को माइग्रेट करते हैं वो अंदर जाके, यानी ऊपर एक्टोडर्म और उसके नीचे मेसोडर्म बनती है। अब वो कह रहा है कि वो सेल जो हैंसन्स नोड से अंदर को माइग्रेट करते हैं वो डॉर्सल मेसोडर्म बनाते हैं। अब डॉर्सल, डॉर्सल कहते हैं ऊपर वाला किनारा, एक होता है साइड, साइड पेरिफेरल, एक तो होगी ना पेरिफेरल मेसोडर्म, नहीं सॉरी लेटरल, पेरिफेरल में कहते हैं लेटरल, तो लेटरल साइडों वाला किनारा, डॉर्सल कहते हैं ऊपर वाला किनारा। तो ये जो डॉर्सल मेसोडर्म बनती है वो किससे बनती है, वो सेल जो हैंसन नोड से अंदर को जाते हैं, यानी कह रहा है कि फ्रॉम हैंसन नोड से जो सेल अंदर को गए वो क्या बनाते हैं, डॉर्सल मेसोडर्म, और डॉर्सल मेसोडर्म से ही क्या बनते हैं, सोमाइट्स। यहाँ पे देखें ये हैंसन नोड से सेल अंदर गए और ये फिर मैंने ये जो रेड कलर के दिखाए हैं ये हैं जी सोमाइट्स, तो ये सोमाइट्स बन गए। अब देखें इन्हीं सोमाइट्स ने क्या बनाने होते हैं, इन्हीं सोमाइट्स से ये जो डॉर्सल मेसोडर्म से सोमाइट्स अंदर गए हैं इन्हीं सोमाइट्स से बनता है जी, वो कह रहा है इन्हीं सोमाइट्स से स्कल बनती है, इन्हीं से वर्टिब्रल कॉलम बनता है, इन्हीं से रिब्स बनती हैं, इन्हीं से स्केलेटल मसल्स बनते हैं, यानी ये जो डॉर्सल सोमाइट्स हैं। अब इस डायग्राम को आप ना मर्ज करके देखें कि ये सारे प्रोसेस पेरिफेरल हो रहे हैं, कि जैसे जैसे ये जर्म लेयर्स बन रही हैं साथ ही साथ ऊपर न्यूरोलेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। देखें यहाँ पे न्यूरल एक्टोडर्म अंदर को मर्ज न्यूरल ग्रूव बन गई, यहाँ पे देखें न्यूरल ग्रूव बन रहा है, और न्यूरल ग्रूव से फिर अंदर को फाइनली ये न्यूरल ट्यूब बन गई, ये देखें ये न्यूरल ट्यूब बन गई, और साथ ही साथ जो सोमाइट्स बने मैंने बताया इसी सोमाइट से स्कल बनती है, वर्टिब्रल कॉलम बनता है, रिब्स बनती हैं यानी वर्टिब्राई बनती हैं, और इसी से स्केलेटल मसल बनते हैं। अब देखें ये न्यूरल ट्यूब यानी जिसने नर्वस सिस्टम बनाना, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और उसी स्पाइनल कार्ड के गिर्द फिर ये ऊपर एक्टोडर्म है, दरमियान में मेसोडर्म है, और यहाँ पे जो होगी वो होगी डॉर्सल मेसोडर्म, और उसी मेसोडर्म से इस नर्वस सिस्टम यानी न्यूरल ट्यूब के गिर्द क्या बन जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा। अब देखें जी हम देखते हैं लेटरल प्लेट, उसके बाद ये सोमाइट से ये ऑर्गन बन गए, ये जो मैंने बनाया ये सोमाइट्स हैं जी। फिर लेटरल प्लेट मेसोडर्म, एक तो होगी डॉर्सल मेसोडर्म, फिर है लेटरल प्लेट मेसोडर्म इज स्प्लिट इनटू सोमैटिक एंड स्प्लैंकनिक। अब ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म क्या है, अब देखें ये सारी मेसोडर्म, ये जो ऊपर वाली मेसोडर्म है ये तो हो गई डॉर्सल मेसोडर्म, ये जो साइडों पे है, साइड कहते हैं लेटरल कहते हैं किनारे, इस तरफ भी इस तरफ, ये लेटरल, तो ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, ये यानी ये जो हिस्सा है ये वाली और ये वाली, ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, इसे हम कहते हैं लेटरल प्लेट मेसोडर्म। अब वो कह रहा है कि ये जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है ना, नोटोकॉर्ड के इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये स्प्लिट होगी, यानी अंदर से अगर इस तरह ये इकट्ठी है तो ये स्प्लिट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, इसके हिस्से बन जाएंगे, यहाँ से भी दरमियान से ये स्प्लिट हो जाएगी और इस तरफ से भी दरमियान से ये क्या हो जाएगी, स्प्लिट। और स्प्लिट होने के नतीजे में देखें ये मेसोडर्म क्या होगी, स्प्लिट होगी, एक ऊपर वाला लेयर बन गई, एक नीचे वाली। ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर, इसको हम कहते हैं सोमैटिक मेसोडर्म, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं स्प्लैंकनिक मेसोडर्म, यानी ऊपर वाला हिस्सा जो सा है सोमैटिक मेसोडर्म और अंदर वाला हिस्सा स्प्लैंकनिक मेसोडर्म। और जो सोमैटिक मेसोडर्म है ये ऊपर वाली एक्टोडर्म के साथ मिल जाती है, और जो स्प्लैंकनिक मेसोडर्म है ये नीचे वाली एंडोडर्म के साथ मिल जाती है, यानी सोमैटिक मेसोडर्म की लेयर मर्ज कर जाएगी एक्टोडर्म के साथ और स्प्लैंकनिक मेसोडर्म एंडोडर्म के साथ।
जिसके नतीजे में इनके अंदर एक कैविटी बनेगी। ये कैविटी, इस कैविटी को हम कहते हैं सीलोम। इस कैविटी को हम क्या कहेंगे? सीलोम। और सीलोम, अब देखें जो सोमैटिक मेसोडर्म है, सोमैटिक मेसोडर्म का फंक्शन है लिंक्स को बनाना, बोन्स को बनाना, लिगामेंट्स और ब्लड वेजल्स को बनाना। और जो दूसरी अंदर वाली स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है, इसका फंक्शन आ जाता है हार्ट को बनाना और इसी तरह स्मूथ मसल्स को बनाना और डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनको बनाना। तो ये स्प्लैंक्निक मेसोडर्म का फंक्शन है। और देखिए स्प्लैंक्निक मेसोडर्म मैंने बताया कि ये हार्ट को बनाती है, दिल को। अब उससे पहले देखें इन दोनों डायग्राम्स को मर्ज करें कि ये जो एक्टोडर्म है उसके साथ सोमैटिक मेसोडर्म मिली है। ये देखें ये ऊपर एक्टोडर्म है और ये सोमैटिक मेसोडर्म, ये जो ऊपर वाली है ये सोमैटिक मेसोडर्म है, ये ऊपर एक्टोडर्म के साथ मिल गई। और जो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है, ये स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, ये नीचे किसके साथ मिल गई? एंडोडर्म के साथ। और इनके दरमियान में ये कैविटी बनी है, इस कैविटी, ये वाली कैविटी, इस कैविटी को हम कहते हैं सीलोम। और मैंने बताया स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से ही हार्ट बनता है, दिल बनता है। देखिए अगर यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये नीचे वाली स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से ही हार्ट रूडिमेंट्स, यानी रूडिमेंट्स कहते हैं दिल का जो बेसिस है, बुनियाद है, यहीं से फिर दिल हार्ट बनना शुरू होता है। ये आपस में करीब आके फिर आखिरकार ये देखें हार्ट ट्यूब बना रही हैं, यानी वो ट्यूब जिसने दिल को बनाना है। तो ये सोमैटिक और स्प्लैंक्निक मेसोडर्म और इनके दरमियान में जो कैविटी है वो क्या कहलाएगी? सीलोमिक कैविटी। ठीक है, अब खुद ही देख लें कि ऊपर क्या है? एक्टोडर्म है, दरमियान में एंडोडर्म है और एक्टो और एंडो के दरमियान में जो मेसोडर्म है वो स्प्लिट हुई। मेसोडर्म का सोमैटिक हिस्सा एक्टोडर्म के साथ जुड़ गया और जो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है वो एंडोडर्म के साथ जुड़ गई और दरमियान में जो कैविटी बनी वो क्या कहलाई? सीलोम, सीलोमिक कैविटी। फिर जी कैविटी फॉर्म, अच्छा सोमाइट्स आर सीन इन 25 to 26 आवर्स एम्ब्रियो। दोबारा सोमाइट्स का जिक्र आ रहा है, ये दोबारा नजर आते हैं, 25 से 26 घंटे बाद नजर आते हैं। दीज कम्पैक्ट सेल यानी सोमाइट्स मैसेज लेइंग इमीडिएटली, ये मौजूद होते हैं इमीडिएटली साथ लेटरल टू न्यूरल फोल्ड्स, न्यूरल फोल्ड्स के बिल्कुल। अगर आप इसको यहाँ पे गौर करें तो ये जो न्यूरल फोल्ड्स बनना शुरू हुए थे, ये अगर इसको से हम ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, अगर ऊपर से देखें तो यहाँ पे ये न्यूरल फोल्ड बनना शुरू हुए थे, ये न्यूरल फोल्ड्स। और न्यूरल फोल्ड्स के लेटरल पे ये सोमाइट्स मौजूद हैं, देखें लेटरल टू द न्यूरल फोल्ड्स। और अब हम बात करते हैं इस डायग्राम में कुछ चीज़ों का जिक्र है जो थ्योरी में नहीं जिक्र, जैसा कि हमने यहाँ पे देखें कि ये सुपरफिशियल एक्टोडर्म, यानी जो ऊपर वाली एक्टोडर्म है उसे हम सुपरफिशियल एक्टोडर्म कहते हैं। हार्ट रूडिमेंट्स जिन्होंने बाद में हार्ट को बनाना है। और फिर यहाँ पे देखें यहाँ पे ये न्यूरल ग्रुप बनना शुरू, ये न्यूरल ट्यूब बन गई। ठीक है, जिस तरह ये न्यूरल ट्यूब है तो इसको यहाँ पे दिखाया गया है। और फिर यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये जो कैविटी थी ये क्या थी? सीलोमिक कैविटी, ये जो दरमियान में कैविटी। और सीलोमिक कैविटी मुख्तलिफ ऑर्गन्स के गिर्द होती है। यहाँ पे जो हिस्सा ये है, ये सीलोमिक कैविटी पेरिकार्डियल स्पेस, यानी यहाँ पे हार्ट बनना है, दिल, और उसके गिर्द, हार्ट के गिर्द जो स्पेस है वो पेरिकार्डियल स्पेस है, यानी ये सीलोम का पेरिकार्डियल स्पेस वाला हिस्सा है। और फिर नीचे ये देखें ये हार्ट ट्यूब बन रही है। और अब ये जो लेयर्स हैं, ये वाली लेयर्स जिसमें क्या क्या शामिल है? एक्टोडर्म शामिल है, एंडोडर्म शामिल है और सोमैटिक और स्प्लैंक्निक मेसोडर्म शामिल है। वो कह रहा है दीज लेयर फॉर्म द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। अब देखें एक वो हिस्सा है जहां पे एम्ब्रियो बना, ऊपर वाला, आप कह लें कि फर्ज करें ये अगर इस तरह से, तो ये एक ऊपर वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा जहां पे एम्ब्रियो बना था। एक है साइडों वाली मेम्ब्रेन जिनको हम जर्म लेयर्स कहते हैं। तो ये जो साइडों वाली मेम्ब्रेन हैं इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी यहाँ पे तो वो एम्ब्रियो बना था, ये जो साइडों वाले हिस्सा, ये जो साइडों पे जा रही हैं, इस तरह साइडों से निकल रही हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाती हैं। अगर इसको ऐसे देखें तो ऐसे नज़र आ रहा है, अगर इस तरफ से देखें तो ये इतना हिस्सा, ये सारे का सारा, ये जिसमें एंडोडर्म शामिल है, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, सोमैटिक मेसोडर्म और एक्टोडर्म शामिल है। ये सारे के सारे हिस्से क्या बना रहे हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अगर आप इसको ऐसे देखें तो ऊपर एक्टोडर्म बन चुकी है, दरमियान में ये वाइट कलर की मेसोडर्म है और नीचे एंडोडर्म है। तो अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपको सिर्फ एक्टोडर्म नजर आएगी। हम इसको ऐसे देख रहे हैं, नीचे क्या है? योक है, ऊपर एक्टोडर्म नजर आ रही है। और यहाँ पे आपके पास ये नोटोकॉर्ड बन चुकी है, हैंसन नोड है और ये
प्रिमिटिव स्ट्रीक है। अब न्यूरोलेशन किसे कहते हैं? न्यूरोलेशन कहते हैं नर्वस सिस्टम बनना। नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है एक्टोडर्म से। और याद रहे ये जो सारी एक्टोडर्म है ये सब नर्वस सिस्टम बनाने में इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि एक्टोडर्म का वो हिस्सा जो नर्वस सिस्टम बनाता है उसे हम कहते हैं न्यूरल एक्टोडर्म। न्यूरल एक्टोडर्म जो सी है, न्यूरल एक्टोडर्म वो नर्वस सिस्टम बनाएगी और बाकी की जो एक्टोडर्म है वो क्या बनाएगी? स्किन बनाएगी, आपका ऊपर वाली स्किन। अब इसकी मैं साथ साथ आपको रीडिंग करवाता हूँ और साथ साथ बड़ी डिटेल से समझाता हूँ, गौर से समझिएगा। वो कह रहा है ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ गैस्ट्रोला। डॉर्सल यानी ये अगर फर्ज करें ये गैस्ट्रोला है ना, तो मैंने बताया था कि ऊपर वाला हिस्सा क्या है? डॉर्सल। आगे वाला हिस्सा क्या है? इंटीरियर। ये गैस्ट्रोला के डॉर्सल सरफेस के ओवर द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के ऊपर है। तो वैसे ये सारी डॉर्सल सरफेस, लेकिन किसकी बात कर रहा है? नोटोकॉर्ड के ऊपर जो डॉर्सल सरफेस है वहां पे प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म। प्रिजम्पटिव से क्या मुराद है? जिसने बाद में नर्वस सिस्टम बनाना है। प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव यानी प्रिजम्पशन। ये न्यूरल एक्टोडर्म है, इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बैंड, एक बैंड की शक्ल में। अब देखें इस तरह से ऊपर न्यूरल एक्टोडर्म है, तो आपको मैं समझाने के लिए फ़र्ज़ करें ये सारी की सारी एक्टोडर्म है, तो ये इतना हिस्सा मैं जो न्यूरल एक्टोडर्म का ना, ये जो मैंने ब्लैक कलर से ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये मार्क किया है, ये फ़र्ज़ करें न्यूरल एक्टोडर्म है। इसका मैं इतना सा सेगमेंट, इतना सा कता, इतना सा हिस्सा ऐसे काट के तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये। तो यानी आप कह रहे हैं कि ये न्यूरल एक्टोडर्म का स्मॉल पीस है, स्मॉल सेगमेंट है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो जो इसके साथ होगा वही सारी की सारी इस न्यूरल एक्टोडर्म के साथ होगा। वो कहता है कि ये किस शक्ल में मौजूद है? इन द फॉर्म ऑफ बैंड। ये देखिए बैंड, एक पट्टी की शक्ल में ये न्यूरल एक्टोडर्म मौजूद है। यहाँ पे अभी मैंने इसका अंदर को दबा हुआ हिस्सा बनाया, लेकिन शुरू में ये दबा हुआ हिस्सा भी नहीं होगा। एज गैस्ट्रोला इलोंगेट, जैसे गैस्ट्रोला इलोंगेट करता है। देखें यॉक के ऊपर हमने कहा था पहले क्या था, ये गोल शक्ल था। जैसे ही प्रिमिटिव स्ट्रिक बनी तो ये सर्कुलर से पियर शेप हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेगा? इलोंगेट करेगा, लंबा होगा। और याद रहे जैसे जैसे बड़ा होगा ना गैस्ट्रोला, नीचे जो यॉक है वो कम होती जाएगी, क्योंकि यॉक जो सा है वो खुराक का ज़ख़ीरा है। तो जैसे ही गैस्ट्रोला इलोंगेट करेगा, देखें जब इलोंगेशन होती है तो पहले एक्टोडर्म ऐसे चौड़ी थी और जब इलोंगेशन होगी तो एक्टोडर्म ऐसे पतली हो जाएगी। इस तरह से ये क्या हो जाएगी? ऐसे करीब आ जाएगी। लेकिन जब ऐसे करीब आएगी ना तो ये थिक हो जाएगी, मोटी तय हो जाएगी। जारी बात है जब इलोंगेट करेंगे एक्टोडर्म ऐसे करीब आएगी तो दूसरी तरफ से क्या होगी? मोटी थिक होगी। वो कह रहा है एज गैस्ट्रोला इलोंगेट द बैंड थिकन्स। वो बैंड क्या करेगा? थिक करेगा टू फॉर्म न्यूरल प्लेट। तो ये क्या आपके पास बन जाएगी? ये न्यूरल प्लेट कहलाएगी, ये सारी की सारी न्यूरल प्लेट। अब इन चिक ऑफ 18 आवर्स, 18 घंटे बाद न्यूरल प्लेट वाज सीन एज ए फ्लैट थिकन एरिया ऑफ एक्टोडर्म। 18 आवर्स के बाद आप इस न्यूरल प्लेट को जो आपको नज़र आएगी ना, ये एक थिक एरिया, थिक और फ्लैट एरिया नज़र आएगा किसका? एक्टोडर्म का। अब होगा क्या आगे? कह रहा इन द एम्ब्रियो ऑफ 21 to 22 आवर्स, 21 से 22 घंटों में द लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग अकर। अब ये जो आपके पास एक्टोडर्म का थिक बैंड है ना, इसमें फोल्डिंग होना शुरू हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं लंबाई के रुख, यानी अगर इस तरह एक्टोडर्म है तो इसमें इस तरह से लंबाई के रुख अंदर को फोल्डिंग होगी। फोल्डिंग किस तरह से होगी? फ़र्ज़ करें ये मैं आपको इस तरह से एक्टोडर्म दिखाता हूँ, ये एक्टोडर्म है, तो यहाँ दरमियान में इस तरह लॉन्गिट्यूडनल किस जगह पे? नोटोकॉर्ड के ऊपर, डोर्सल। ये इस तरह से ऐसे ये हिस्सा अंदर को दबेगा, ऐसे अंदर को दबना शुरू हो जाएगा अंदर, तो ये फोल्डिंग होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखें ये इस तरह से, अगर इसको इस तरह से देख रहे हैं तो ये इस तरह से फोल्डिंग होना शुरू होगी, अगर ऐसे देख रहे हैं तो ये ऐसे फोल्डिंग होना शुरू हो जाएगी। तो फोल्डिंग अगर इस्टेब्लिशिंग द न्यूरल ग्रूव, उस फोल्डिंग के नतीजे में क्या होगा? न्यूरल ग्रूव बनेगा। देखें पहले ये फोल्डिंग एक लाइन की शक्ल में है और ये लाइन ऐसा ऐसा ऐसे गहरी होती जाएगी और ये एक ग्रूव कहते हैं गहरा हिस्सा, फरो। तो ये इस तरह से एक आप देखेंगे फरो बन गई, गहरा हिस्सा बन गया। ये पहले ऐसे शुरू हुई थी, फिर ये ऐसा ऐसा इस तरह से पूरा ग्रूव, ये इस तरह से ये पूरा ग्रूव बन गया। तो ये फोल्डिंग के किनारे हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड्स। तो ये न्यूरल फोल्ड जब पहले ऐसे थे, यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये न्यूरल फोल्ड, तो ये ऐसे करीब आते गए तो इस तरह से। अब ये न्यूरल फोल्ड कहाँ पे मौजूद है? ये ग्रीन कलर का जो मैंने दिखाया, ये न्यूरल फोल्ड्स, ठीक है। तो ये न्यूरल ग्रूव बन गया, ये आपके पास न्यूरल ग्रूव है। इन द मिड डॉर्सल लाइन, न्यूरल ग्रूव बनेगा कहाँ? मिड डॉर्सल लाइन, यानी इसको अगर आप ऐसे देखें तो ये
दरमियान में डॉर्सल, ऊपर की तरफ ये न्यूरल ग्रूव बना। ऑन आइदर साइड ऑफ न्यूरल फोल्ड्स, और न्यूरल फोल्ड के दोनों तरफ, यानी न्यूरल फोल्ड, इधर भी न्यूरल फोल्ड, इधर भी न्यूरल फोल्ड, और दरमियान में क्या है, न्यूरल ग्रूव। इन 24 आवर्स फोल्डिंग ऑफ न्यूरल प्लेट इज विजिबल। ये फोल्डिंग होना कब शुरू हुई थी, 21 से 22 घंटे में, लेकिन 24 घंटे जब गुजर जाएंगे तो ये फोल्डिंग विजिबल हो जाएगी, और इस स्टेज को हम कहेंगे न्यूरोला स्टेज। अब ये न्यूरोला स्टेज, ये फोल्डिंग होती जाएगी, होती आखिर करते करते ये जो न्यूरल फोल्ड्स है ना, ये आपस में इस तरह से मिल जाएंगे। जब ये इस तरह से मिल जाएंगे ना, एक्टोडर्म दोबारा फ्लैट हो जाएगी, और नीचे वाला जो फोल्ड था वो अलहदा से एक ट्यूब बना देगा। देखें, इंटीरियर एंड ऑफ न्यूरल ग्रूव इज़ वाइडेस्ट। इंटीरियर कहते हैं आगे वाला हिस्सा। अब अगर फ़र्ज़ करें कि ये न्यूरल ग्रूव है, ऐसे ये इस तरह से न्यूरल ग्रूव बन रहा है, इसका ये इंटीरियर एंड आगे वाला, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हेड आगे की तरफ बनना है, तो इंटीरियर एंड क्या हुआ इसका, आगे वाला इस तरह से। इंटीरियर एंड वो कह रहा है कि वो क्या है, वाइड, ज़रा चौड़ा होता है। इसको देखें मैंने, अगर इस तरह से ये न्यूरल ग्रूव बन रहा है तो इसको मैंने इस तरह से दिखाया हुआ यहाँ पे अलहदा करके। इंटीरियर एंड ज़रा वाइड होगा, एंड फॉर्म द फ्यूचर ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज फ्यूचर स्पाइनल कार्ड। याद रहे ये न्यूरल ग्रूव है, इसका इंटीरियर एंड यहाँ पे अगला हिस्सा ये क्या है, फ्यूचर ब्रेन। इसने बाद में ब्रेन बनाना, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन होगा वो क्या बनाएगा, स्पाइनल कार्ड। इन मीन टाइम, और साथ ही द न्यूरल प्लेट सिंक्स एंड न्यूरल फोल्ड्स ग्रो टुवर्ड वन अनदर। ये न्यूरल प्लेट जो सी है, न्यूरल प्लेट यानी न्यूरल ग्रूव, ये सिंक करेगा, अंदर को दबेगा, और न्यूरल फोल्ड एक दूसरे के करीब आएंगे। अब ये न्यूरल फोल्ड करीब आ गए टुवर्ड वन एंड मीट इन द मिड डॉर्सल लाइन। और ये मिड डॉर्सल लाइन यानी दरमियान में, यहाँ पे दरमियान, ये डॉर्सल लाइन में यहाँ से आके ये आपस में क्या हो जाएंगे, मीट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये न्यूरल फोल्ड आपस में मिल गए, फ्यूज एंड कन्वर्ट द न्यूरल ग्रूव इनटू न्यूरल ट्यूब। जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो ये जो न्यूरल ग्रूव था ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूरल ट्यूब में। ये ट्यूब का हम इस तरफ से ऐसे हिस्सा देख रहे हैं, अगर ऐसे मैं आपको दिखाऊं, अगर इस तरफ से, तो आप इसका इधर से हिस्सा देख रहे हैं, और ये पीछे पूरी ट्यूब है ऐसे अंदर तक जा रही है, और इस ट्यूब को मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया बना के। एट ईच एंड यानी इस न्यूरल ट्यूब के दोनों तरफ पे स्मॉल ओपनिंग, न्यूरल ट्यूब के इधर भी ओपनिंग है, इधर भी ओपनिंग है, यानी इस तरफ से इधर वाली ओपनिंग नज़र आ रही है, इधर वाली ओपनिंग ये है पोस्टेरियर न्यूरोपोर्स। पोस्टेरियर कहते हैं आखिरी हिस्सा, टेल रीजन, और ये वाली ओपनिंग क्या है, इंटीरियर न्यूरोपोर्स। इंटीरियर यानी आगे वाला हिस्सा। अब वो कह रहा है ये ओपनिंग विच क्लोज लेटर ऑन, ये बाद में ओपनिंग क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। जब ये ओपनिंग बंद हो जाएंगी तो ये क्या बन जाएगी, ट्यूब, ये न्यूरल ट्यूब बन जाएगी। अब ये इस तरह की ट्यूब बन गई है जिसका अंदर से हिस्सा खाली है। ट्यूब कहते हैं इसको, जिस तरह पाइप नुमा स्ट्रक्चर जिसका अंदर से हिस्सा क्या होता है, खाली होता है। अब न्यूरल ट्यूब बन गई। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द कैविटी इनक्लोज इज न्यूरोसील। तो जब ये ट्यूब बन जाएगी तो इसी से क्या बनना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे अभी हमने पढ़ा, अगला हिस्सा जब ये जो पोर्स हैं ये बंद हो जाएंगे तो अगला हिस्सा क्या बनाएगा, हेड, और बाकी का हिस्सा स्पाइनल कार्ड। तो इसी को हम सेंट्रल, हेड यानी ब्रेन, ये आगे हेड यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इनके दरमियान में जो कैविटी बनी है इसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूरोसील। एंड द कैविटी इनक्लोज इज न्यूरोसील। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूरोलेशन। अब ये नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बनने के सारे अमल को हम क्या कहते हैं, न्यूरोलेशन।